नमस्कार दोस्तों, जनरल नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। तो ये हम लोग गवर्नर जनरल वायसराय वाला सेगमेंट देख रहे थे। ये घटना चक्र का भारतीय इतिहास का हल प्रश्न पत्र है। तो इसके पीछे के कुछ वीडियो हम बना चुके हैं इससे पहले वाले आधुनिक भारतीय इतिहास का। अब इसका एक्सप्लेनेशन जो गवर्नर जनरल वाला है उसको कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ से प्रश्न उत्तर को देखते हैं, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो ये क्या है? नहीं है। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो बिल्कुल सेकंड सही है, फर्स्ट गलत है, क्योंकि फर्स्ट क्या था? प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे, ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स को 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। कौन से? 1773 में जो एक्ट आया था उसके तहत, ठीक है। 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था, जो इस पद पर 1758 से 60 ईस्वी एवं 1765 से 67 ईस्वी की अवधि में रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे तो कौन थे? प्रथम गवर्नर जनरल भारत के, तो ये बेंटिक थे। तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है, तो कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, 1833 में बने। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। क्लाइव का पुनः भारत आगमन, इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध, वारेन हेस्टिंग्स का भारत का गवर्नर जनरल बनना। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो बक्सर का युद्ध हुआ, फिर उसके बाद क्लाइव आया 3-1, फिर उसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई, और इलाहाबाद की संधि के बाद वारेन हेस्टिंग्स का भारत का गवर्नर। तो 4 सबसे लास्ट में हुआ, 3 पहले हुआ, तो 3-1-2-4, 3-1-2-4 कहाँ पे है? 3-1-2-4, 3-1-2-4 तो सेकंड में होगा। तो क्या रहा? तो ये सही तो था, इसमें स्टार क्यों लगाए हुए हैं ये लोग? 3, फिर उसके बाद 1, फिर 2, फिर उसके बाद 4। तो ये ऑप्शन भी है, क्यों नहीं लगाया इन्होंने? 3-1-2-4 हो जाएगा इसमें। इसमें क्या है? बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। क्लाइव का पुनः भारत आगमन जो हुआ था वो 3 मई 1765 को हुआ था। इलाहाबाद की संधि अगस्त 1765 में हुई थी, और वारेन हेस्टिंग्स का बंगाल का गवर्नर बनना 1772 में। इस प्रश्न में त्रुटि है। वारेन हेस्टिंग्स को भारत का, अच्छा मतलब यहाँ पे ये त्रुटि थी कि मतलब ये गलत लिखा है। ये वाला वारेन हेस्टिंग्स भारत का नहीं बना था, ये बंगाल का गवर्नर जनरल बना था ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो फर्स्ट है, जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की। तो बिल्कुल सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी के असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को था। तो नेक्स्ट है, लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया। नहीं, ज़्यादा नहीं हुआ था, इसमें मैसूर और एक और कोई क्षेत्र था, केवल उसका ही किया था। बाकी सबसे बड़ा जो साम्राज्य संग्रहित करने का श्रेय जाता है ना, ये डलहौजी को जाता है। लॉर्ड डलहौजी की द्वितीय के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े गए। तो तीसरा है, सही नहीं है। क्लाइव के समय में असैनिक और सैनिक दोनों सुधार हुए। असैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने उपहार लेना तथा निजी व्यापार बंद करा दिया। उसने आंतरिक कर देना अनिवार्य बना दिया। सैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने आज्ञा दी कि दोहरा भत्ता बंद कर दिया जाए, तथा जनवरी 1766 में यह भत्ता केवल उन सैनिकों को ही मिलता था जो बंगाल तथा बिहार की सीमा से बाहर कार्य करते थे। जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई थी, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने तैयार की। कॉर्नवालिस के समय में न्यायिक सुधारों, फौजदारी कानूनों में सुधारों, पुलिस सुधार, कर संबंधी सुधार तथा व्यापारिक सुधारों से जन प्रशासन की नींव पड़ी। विलियम बेंटिक के शासन के 7 वर्षों में पुरानी निरंतर युद्धों एवं संयोजन की नीति को तिलांजलि दे दी गई। भारत के इतिहास में बेंटिक का नाम सामाजिक और प्रशासनिक सुधारों के कारण स्मरण किया जाएगा। लॉर्ड डलहौजी ने व्यापकत के सिद्धांत के अंतर्गत 1748 में सतारा, फिर जैतपुर और संबलपुर 49 में, फिर 50 में बघाट, 52 में उदयपुर और 54 में झांसी तथा 54 में
नागपुर का विलय कर लिया। 56 में डलहौजी ने अवध का विलय कुप्रशासन के बहाने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो कौन था ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक? रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। 23 जून 1757 को हुई प्लासी की लड़ाई में विजेता अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता लॉर्ड क्लाइव था। इसी युद्ध के उपरांत बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी। नेक्स्ट है, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो राजा चैत सिंह जो थे उन्होंने बनारस विद्रोह का नेतृत्व किया था अंग्रेजों के विरुद्ध। बनारस विद्रोह राजा चैत सिंह द्वारा 1781 में किया गया था। इस विद्रोह में तत्कालीन गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपने सैनिकों के साथ भागकर चुनार के किले में शरण लिया। नेक्स्ट है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो एशियाटिक सोसाइटी के टाइम कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। 1784 में हुई थी ना। ठीक है, विलियम जोन्स ने 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स था। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, तो किससे संबंधित है? वॉरेन हेस्टिंग्स से है। ठीक है, या घेरे की नीति? घेरे की नीति से लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स और बेलेजली संबंधित है। वॉरेन हेस्टिंग्स ने मैसूर और मराठों के साथ युद्ध अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से किया। इस समय कंपनी ने अपने राज्यों के चारों ओर मध्य राज्य बफर स्टेट बनाने का प्रयत्न किया। उद्देश्य केवल अपने राज्य की रक्षा करना था, अथवा हम यही भी कह सकते हैं कि अपने पड़ोसी राज्यों की सीमा की रक्षा करो ताकि आपकी सीमा भी सुरक्षित रहे। ठीक है, उस समय ये भय मुख्यतः अफगानों मराठों से था, इसलिए कंपनी ने अवध की रक्षा व्यवस्था के कार्य को इस शर्त पर संभाला कि अवध का नवाब उस व्यय का बोझ उठाए और उस प्रकार अवध की रक्षा ही बंगाल की रक्षा थी। बेलेजली के आने से कंपनी के भारतीय रियासतों के साथ संबंधों में परिवर्तन आया और बेलेजली का उद्देश्य भारतीय रियासतों की अपनी रक्षार्थ कंपनी पर निर्भर करने का बाध्य करना था। उसने भारतीय रियासतों को अंग्रेजी राजनीतिक शक्ति के सैनिक और रक्षा के घेरे में लाने का प्रयत्न किया। ठीक है, नेक्स्ट है, रिंग फेंस नीति का संबंध इनमें से किससे है? तो रिंग फेंस नीति वही घेरे की नीति है, तो किससे है? वॉरेन हेस्टिंग्स से है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? द्वैध शासन प्रणाली वॉरेन हेस्टिंग्स माना जाता है। स्टार्ट किसने की थी? क्लाइव ने। वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया और कलकत्ता परिषद और उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार और उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले लें। वॉरेन हेस्टिंग्स ने दोनों उप दीवानों मोहम्मद रजा खां और राजा सितब राय को पदच्युत कर दिया। द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल में क्लाइव के समय 1765 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो ये क्लाइव द्वारा की गई थी। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चला था? तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स पर चला था। नेक्स्ट है, वॉरेन हेस्टिंग्स के अन्यायपूर्ण और निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया जो 1788 से 1795 ईस्वी तक चलता रहा, किंतु ब्रिटिश संसद ने उसकी सेवाओं को देखते हुए उसे सभी दोषों से मुक्त कर दिया। यह भी कहा गया कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने यह सब कुछ साम्राज्य के हित के लिए किया, ना कि अपने लिए। वॉरेन हेस्टिंग्स पर लगे महाभियोग के बारे में विद्वानों के मत भिन्न हैं, किंतु B.A. स्मिथ का निर्णय अधिक मान्य। वह लिखते हैं कि उसके थोड़े से दोष, जहाँ तक वे वास्तव में दोष थे, उस राजनीतिक के दोष थे जिस पर सहसा ही संकट आ पड़ा हो और जिस पर इतनी कठिन उलझनें आ पड़ी हो कि कभी कभी मानवीय समझ से भूल चूक हो जानी आवश्यक थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? तो वॉरेन हेस्टिंग्स के खिलाफ चलाया गया था। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। दीवानी और फौजदारी न्यायालय के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी। इस व्यवस्था को वॉरेन हेस्टिंग्स ने आरंभ किया, लेकिन जो उच्च स्तर था उसको निर्मित किसने किया था? कॉर्नवालिस ने किया था। इसे सुदृढ़ बनाया उसे। 1793 को कॉर्नवालिस संहिता शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है, जिसे कॉर्नवालिस कोड कहते हैं, जिसके तहत
कर और न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? तो ये कॉर्नवालिस ने किया था। ठीक है, भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा या लोक सेवा का सृजन कॉर्नवालिस द्वारा किया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल बनने के बाद कॉर्नवालिस ने प्रशासन को पुनर्गठित किया और राजस्व बोर्डों का भंग कर उसके संबंध में नए नियम बनाए और कंपनी के अधिकारियों के व्यक्तिगत व्यापार के संबंध में भी नए नियम बनाए। उसने कॉर्नवालिस कोड के माध्यम से दीवानी और न्यायिक क्षेत्रों में स्पष्ट विभाजन किया, जिसने आगे चलकर भारतीय सिविल सेवा का रूप ले लिया। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया तो किसके काल में? कॉर्नवालिस के शासनकाल में। ठीक है, कॉर्नवालिस के शासनकाल में। ठीक है, बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? तो दरोगा को कहा जाता था। कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि। ठीक है, तो कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि क्या हो गया? दरोगा हो गया। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों को उनके पुलिस कर्तव्यों से अलग कर प्रत्येक 20 से 30 वर्ग मील के क्षेत्र में थाना स्थापित किया और दरोगा नामक पुलिस अधिकारी नियुक्त किया। दरोगा की नियुक्ति और पर्यवेक्षण मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता था। किसान दरोगा को कंपनी बहादुरों की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि मानते थे। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे है? गाजीपुर में है। 1806 में जब ये दोबारा आया था ना, तो इसकी मृत्यु हो गई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1806 के 1805 में लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 ईस्वी एवं 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। इसे भारत में इस्तेमरारी अथवा स्थायी बंदोबस्त, न्यायिक संहिता और भारतीय लोक सेवा के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। इसकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर में हुई थी। यहीं पर इसकी कब्र स्थित है। नेक्स्ट है, लॉर्ड वेलोजरी द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है? तो कौन सा कथन लागू नहीं होता है सहायक संधि व्यवस्था में? दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, बिल्कुल। भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना। तो इसमें क्या होना चाहिए? इसमें बी होना चाहिए शायद ना। नहीं बी नहीं है। इसमें क्या है, पढ़ते हैं हम लोग। लॉर्ड वेलेस्ली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। उस समय फ्रांस के विरुद्ध यूरोपीय शक्तियों का बना हुआ मोर्चा छिन्न भिन्न हो चुका था। नेपोलियन मिस्र और सीरिया को विजित कर चुका था और गंभीरता पूर्वक भारत पर आक्रमण करने की सोच रहा था। ऐसी परिस्थिति में वेलेस्ली ने भारत में सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया, जिससे अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित हो गई। नेपोलियन का भय भी टल गया। सहायक संधि की शर्तों में एक शर्त यह भी थी कि संधि को स्वीकार करने वाले रियासत कंपनी की एक सेना को रखेंगे, जिसका सारा खर्च राज्य को देना होगा। इस सेना को चलाने का अधिकार केवल कंपनी को होगा। ठीक है, और हाँ, और क्या था? इस सेना को चलाने का अधिकार केवल कंपनी को होगा। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्य किसी भी यूरोपीय या अंग्रेजों के दुश्मनों की सहायता नहीं करेगा, उन किसी भी व्यक्ति को नौकरी नहीं देगा। ठीक है, ये शर्तें थी। तो इसमें क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर होना चाहिए दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना। ठीक है, क्योंकि दूसरों के खर्चों पे नहीं था, ये उसी राज्य पे था जिससे सहायक संधि लगाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय था। दौलत राव सिंधिया और जसवंत होलकर दोनों पूना में अपने को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करना चाहते थे। बाजीराव द्वितीय सिंधिया का साथ दे रहा था। उसने 1801 में जसवंत के भाई की हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप जसवंत होलकर की सेना ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को परास्त कर दिया। बाजीराव द्वितीय ने भागकर वसीन में शरण ली और 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों की से वसीन की संधि की। संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षता स्वीकार कर ली। यह संधि मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई
प्रथम सहायक संधि थी। नेक्स्ट है 1802 की वसीम की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? तो अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के मध्य। ठीक है। नेक्स्ट है सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो ये अवध का नवाब था सहायक संधि को स्वीकार करने वाला। ठीक है। इसके अलावा वेलेजली द्वारा जो स्टार्टिंग से लगाई गई उसमें कौन था? उसमें निजाम थे। अवध का नवाब 1765 में ही इसने स्वीकार कर लिया था। ठीक है। तो वेलेजली ने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया, इस प्रणाली का अस्तित्व पहले से ही था। संभवतः डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी। क्लाइव के काल में यह प्रणाली लगभग सभी गवर्नर जनरलों ने अपनाई थी। वेलेजली की विशेषता केवल यही थी कि उसने इसका विकास कर अपने संपर्क में आने वाले सभी देसी राजाओं के संबंधों में इसका प्रयोग किया। प्रथम सहायक संधि 1765 ईस्वी में अवध से की गई, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया और अवध ने एक अलग रेजिडेंट को लखनऊ में रखना स्वीकार किया। नेक्स्ट है सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? तो लॉर्ड वेलेजली के काल में किया गया क्रियान्वित। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक सहायक संधि स्वीकार नहीं की, तो किसने नहीं की? हैदराबाद के निजामों ने की है, इंदौर के होलकर राज्य ने भी की है और जोधपुर के राजपूत राज्य ने तो ये भी की है, मैसूर का। तो इसमें क्या हो जाएगा? देखिए चारों हैं तो कोई भी विकल्प सही नहीं है। इसमें क्या होगा? लॉर्ड वेलेजली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। जिन राज्यों ने वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार की वे थे हैदराबाद, मैसूर 1799, 1798 में हैदराबाद, तंजौर 1799, फिर अवध 1801 में, फिर पेशवा 1802 में, बरार के भोंसले 1803, सिंधिया 1804, इंदौर के होलकर 6 जनवरी 1818, जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी, बूंदी और भरतपुर। ठीक है। नेक्स्ट है सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय देसी शासक कौन था? तो ये कौन थे? हैदराबाद के निजाम थे। ठीक है। अब नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार कीजिए, जिन्होंने लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि की थी उसके द्वारा किए गए संधियों का कालाक्रम। तो सबसे पहले हैदराबाद आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? मैसूर, फिर आ जाएगा अवध, फिर सिंधिया। ठीक है। तो ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? तो लॉर्ड वेलेजली ने किया। क्या था इसमें? लॉर्ड वेलेजली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाकर अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। इससे अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता और प्रभुसत्ता स्थापित हो गई। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना था। निम्नांकित युग्मों में से सही सुमेलित नहीं है। बक्सर का युद्ध 64 में हुआ था, बिल्कुल 1764 में। सहायक संधि 1863 नहीं भाई, ये गलत है। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833 में। ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना 1813। तो सब सही है लेकिन बी गलत है। ठीक है। सहायक संधि तो पहले तो 1765 में माना जाएगा। ठीक है। स्टार्टिंग तो भारत में अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित करने तथा फ्रांसीसियों के भय को समाप्त करने के उद्देश्य से वेलेजली ने सहायक संधि प्रणाली की 1798 में आरंभ किया। सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्यों में हैदराबाद 1798 में प्रथम था। बक्सर के 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833 में जो 1833 का अधिनियम आया था ना, उसे पूर्णतः समाप्त घोषित कर दिया गया तथा ब्रिटिश नागरिकों तथा कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का जो दरवाजा खोला गया वो 1813 में खोला गया था। ठीक है। इसी के तहत फिर ईसाई मिशनरियों का भी आगमन हुआ था और शिक्षा के लिए भी पैसे आए हुए थे। 31 है उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशाही हो रहे थे। गवर्नर जनरल में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? ठीक है। तो उस टाइम कौन था? लॉर्ड वेलेजली था। ठीक है। लॉर्ड वेलेजली था। लॉर्ड वेलेजली ने भारत की ओर 1797 ईस्वी में प्रस्थान किया, जो कि आंग्ल इतिहास में संभवतः सबसे अंधकारमय समय था। फ्रांस के विरुद्ध यूरोपीय शक्तियों का बना हुआ मोर्चा छिन्न भिन्न हो चुका था। नेपोलियन मिस्र और सीरिया को विजित कर चुका था
तथा गंभीरता पूर्वक भारत पर आक्रमण करने की सोच रहा था। ऐसी परिस्थिति में वेलेज़ली ने भारत में सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया, जिससे अंग्रेजी सत्ता की शीर्षता स्थापित हो गई और नेपोलियन का भय भी टल गया। ठीक है, नेक्स्ट है आंग्ल नेपाल युद्ध। जिसके शासनकाल में हुआ वह कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स था। इसी टाइम क्या हुआ था? आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था और सुगौली की संधि हुई थी। क्या था? आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 लॉर्ड हेस्टिंग्स के गवर्नर जनरल काल 1813 से 23 में जो था उसके मध्य में हुआ था, जो कि 1815 की सुगौली की संधि से समाप्त हुआ था। सुगौली की संधि 2 दिसंबर 1815 को लेखबद्ध हुई थी, जिसका अनुमोदन जो हुआ था वो 4 मार्च 1816 को किया गया। तो सुगौली की संधि कब हुई थी? 1815 में, और अनुमोदन 16 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, बिल्कुल सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध, बिल्कुल सही है। लॉर्ड वेलेज़ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, और लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो डी गलत हो जाएगा इसमें। ठीक है, डी सही नहीं है। क्या इसमें? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ, ना कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय, अतः विकल्प डी सही सुमेलित नहीं है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में लॉर्ड वेलेज़ली एवं आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ, जबकि बक्सर का युद्ध 1764 हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में लड़ा गया था। नेक्स्ट, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है तो किससे है? लॉर्ड हेस्टिंग्स से। सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? तो ये 1820 से 1827 में रहे। इसी टाइम इन्होंने यहाँ पे क्या चलाई थी? रैयतवाड़ी। ठीक है, सर टॉमस मुनरो ने। सर टॉमस मुनरो 1820 से 27 तक मद्रास के गवर्नर रहे। दक्षिण भारत में भू राजस्व प्रणाली वसूली हेतु लागू की गई व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था इसी थी। इस व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे, जिन्होंने सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया। तत्पश्चात यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, असम और कुर्ग में लागू की। और बम्बई में किसने किया था? एल्फिंस्टन ने किया था इसको लागू। ठीक है, नेक्स्ट है तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? मैसूर राज्य को तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लिया था। ये अधिग्रहण इनका एक दो ही है, मैसूर और कुर्ग, दो को ही इन्होंने किया था। क्या था? विलियम बेंटिक ने 1813 में मैसूर तथा 1834 में कुर्ग एवं कछार की रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया, क्योंकि वहां कथित रूप से बहुत अधिक कुशासन और व्यवस्था थी। निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ था। कब हुआ था? 93 में, 92 में हुआ था ना, 92-93 जब कॉर्नवालिस आया। ठीक है, 92 में ही फिर रंगपट्टनम की संधि हुई। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में लॉर्ड कॉर्नवालिस संबद्ध है। इस युद्ध में कॉर्नवालिस ने स्वयं सेना की बागडोर संभाली थी। इस युद्ध में टीपू ने श्रीरंगपट्टनम की संधि कर ली थी 1792 में, जिसके अनुसार टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों और उनके साथियों को देना पड़ा था। नेक्स्ट है साथी कौन थे? निजाम और मराठा थे। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध था? तो कैप्टन स्लीमैन जो थे ये ठगों के दमन से संबद्ध थे। और ये कब, किसके टाइम हुआ था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम। ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के अनुयायी सम्मिलित थे, परंतु वास्तव में ये लोग काली, दुर्गा और भवानी की पूजा करते थे तथा प्राय अपने शिकार का सिर काटकर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे। उन्हें विश्वास था कि उनका यह धंधा विधि का विधान है और उनके शरीर की मृत्यु उनके भाग्य में उसी प्रकार लिखी होती है। सती प्रथा के प्रश्न पर तो कुछ मतभेद था, किंतु ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन किया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया। उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया। अनेक ठगों को फांसी दी गई, शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया और 1837 में के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ? तो कैप्टन स्लीमैन के। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, जिनके सहयोगी कौन थे? मैन राजा राम मोहन राय बने थे इनमें। ठीक है, राजा राम मोहन राय जैसे प्रबुद्ध भारतीय सुधारकों ने विलियम बेंटिक को इस प्रथा को अवैध घोषित करने की प्रेरणा दी। बहुत से समकालीन प्रगतिशील समाचार पत्रों ने इनका समर्थन किया और विलियम बेंटिक ने कानून बनाकर सती प्रथा को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया। दिसंबर 1829 के नियम 17 द्वारा विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर दिया गया। आरंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू हुआ और 1830 में यह नियम बंगाल और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू हो गया। सती को गैरकानूनी किसने घोषित किया? तो विलियम बेंटिक ने किया। विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा का किस वर्ष समाप्त की गई? तो 1829 आता है।
ठीक है। इसमें से किस वर्ष बंगाल में दासों के निर्यात को रोक लगा दिया गया? तो ये 1789 दासों के निर्यात पर रोक लगा दी गई। 1789 की घोषणा द्वारा बंगाल में दासों का निर्यात बंद कर दिया गया। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? तो ये हुआ था कुप्रशासन के कारण। 1856 में किया था इन्होंने, और कौन से वाजिद अली शाह थे उसी टाइम। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 को अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया। अवध के अतिरिक्त डलहौजी ने व्यवगत के सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए प्रदेश कौन कौन से थे? सतारा 1848 में, जैतपुर संबलपुर 1849, बघाट जो था ये 1850, उदयपुर 1852 और झांसी 1854 और नागपुर और 1854 और करौली जो था 1855 आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है बघाट रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1850 में हुआ था बघाट। ठीक है, 1850। नेक्स्ट है ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था? तो 56 में हुआ था। विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों में विलय पर विचार कीजिए कालानुक्रमानुसार। तो इसमें क्या आ जाएगा? सबसे पहले तो सतारा का हुआ था, फिर बघाट का हुआ होगा, फिर उदयपुर का, फिर झांसी। तो क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा इसका। ठीक है। अधोलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है? 1849 में सतारा का विलय, 1848 में पंजाब का विलय, नहीं ये उल्टा है इसका दोनों का। 1856 में अवध का विलय, तो हाँ 56 में अवध का विलय हुआ था, और झांसी का विलय 1854 में हुआ था। ठीक है, झांसी का। ठीक है। निम्न में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की? तो ये डलहौजी था। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन द्वारा कुप्रशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया गया था? तो अवध का। भारत में ब्रिटिश शासन द्वारा निम्नलिखित राज्यों के विलय क्रमान पर लिखना है, तो इसमें कौन होगा? सबसे पहले सतारा आ जाएगा। 321 कौन सा होगा? सी। ठीक है। नेक्स्ट है लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? तो सतारा हुआ था। कब हुआ था? 48 में। ठीक है। नेक्स्ट है जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो ये नाम था लॉर्ड डलहौजी का। क्या था? जेम्स एंड्रूज रैमजे। 1848 में लॉर्ड डलहौजी, जिसे अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता है, गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। उसका वास्तविक नाम जेम्स एंड्रूज ब्राउन रैमजे था। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुई, तो कब हुई? लॉर्ड एलनबरो के समय, ईयर 1843। ठीक है। तो ये हम लोगों ने 55 क्वेश्चन अभी तक कर लिए हैं। तो ये थोड़ा सेगमेंट बड़ा है, तो जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, ताकि और लोगों तक भी पहुँचे। आपको अगर UGC नेट पेपर 1 के प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए तो वो भी हम लोगों ने वीडियो बनाए हुए हैं, तो वो देख सकते हैं। PGT TGT के लिए हिस्ट्री के पेपर भी हम लोगों ने क्वेश्चन बना रखे हैं। क्वेश्चन आंसर का वीडियो, तो आप वो देख सकते हैं। तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।